All right, hi everyone, good afternoon. Friends got the message and they are joining on time. F की हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, C के टर्मिनल को देखो, C को देखो, C जहाँ पर खत्म हो रहा है, E की हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, वो उतनी मोटी रहती है. ठीक है, तो हम लोग आज का डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं विद डाउट्स. या हाय, गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून समर्थ, हाय सानिका. ऑलराइट, तो आप लोग मुझे डाउट्स बताना शुरू करो. सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विद गेट इक्विप्ड टू एडवांस्ड सिंगल चॉइस वाले में से. हाँ, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो बताओ. पृथ्वीराज, तुम्हारा तुम बोल भी रहे थे तुम्हें. नहीं, डाउट्स सिर्फ डाउट्स नहीं है. आज हम लोग डाउट्स के बाद में लेक्चर भी करेंगे. Like it is a regular lecture. I just wanted to spend some time into doing doubts first, and then we'll continue with the regular lecture. सर लास्ट क्लास में आपने इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ाया था ना? हाँ. सर उसका मैथमेटिकल पार्ट नहीं समझा सर. मैंने रिकॉर्डिंग भी देखा तब भी नहीं समझ आ रहा. इधर देखो फटाफट. इनिशियल इक्विलिब्रियम पर QC KC बराबर है. यस सर. राइट. अब KC तो चेंज नहीं होगा. यस सर, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम का जो भी इफेक्ट होगा. करेक्ट है. QC चेंज होगा. यस सर. QC का चेंज मैं कैसे लिख सकता हूँ? QN into V की पावर माइनस डेल्टा NG. यस सर. ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर डेल्टा NG पॉजिटिव है, राइट, मतलब V इन डिनोमिनेटर रहेगा. तो अगर मैं V बढ़ा दूंगा तो Q कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. Q लेस देन ओके C हो सर, जाएगा. समझा. थैंक यू. हाँ, एक मिनट में लेता हूँ आप लोगों के डाउट्स को. सबसे पहले मैं सोच रहा था कि ये गेट इक्विप्ड का एडवांस्ड वाले का पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ. हाँ, वो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा. दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन सम टाइम एज पार्ट ऑफ अ रेगुलर लेक्चर. अभी ये जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें से डाउट्स डिस्कस करना चाहता हूँ मैं. तो इसमें 14th, 8th एंड 5th. ऑलराइट, अच्छा 3 भी है ही सही. 5 और 7 बच गया है, वो भी पूछ लो. हाँ, ये शुभम आ गया. 5, अच्छा नहीं 5 तो था ही सही, सॉरी. 3 हो गया, 5 हो गया, 8, 14, 7 रह गया था. हाँ, पूछ लो. चलो, सुमित ने पूछ ही लिया. ठीक है. नहीं तो ये एक्सपेक्टेड है, मतलब these questions are like they are difficult questions. I would again want to highlight they are difficult questions and they are actually advanced level questions. तो इनमें आपका डाउट आना was something expected. अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है. मतलब like then I think you are having a good grip of over the chapter. ठीक है. सिंगल चॉइस में इन क्वेश्चंस में डाउट होना इज प्रीटी नॉर्मल. ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन से अगर मैं स्टार्ट करूं, ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच वाज बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग जो कि हम लोगों ने डेवलप किया था एज अ फॉर्मूला, बट आई डोंट want you guys to actually get stuck too much with that kind of formula. आप सिंपल सा यहाँ पे नोटिस करना. लेट्स से मैं ऑप्शन ए असेस करके दिखाता हूँ दैट SO3 का डिसोसिएशन हो रहा है और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करी जा रही है. ठीक है. नाउ SO3 dissociates into SO2 gas and O2 gas. Right. ये मेरा इक्वेशन रहेगा, रिएक्शन रहेगा. स्टार्ट, राइट, इक्विलिब्रियम. एंड मान लो अगर ये एंड हो रहा होता तो, राइट, 1 0
ठीक है, 1 माइनस एक्स, एक्स बाई टू, राइट, ये इक्विलिब्रियम पे हो सकता है। और अगर ये कंप्लीटली फॉरवर्ड चला जाए तो ये 1 बाई टू, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट द स्टार्ट and talk about the molecular weight, there is no SO2, there is no O2, सिर्फ SO3 है, तो molecular weight कितना हो जाएगा? just SO3 का molecular weight will be 80. if you look at the end, ठीक है, जब पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाएगा and then you are asked to comment on what will be the molecular weight, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1 into 64 plus 1 by 2 into 32 upon 1 plus 1 by 2, n1 m1 plus n2 m2 upon n1 plus n2, राइट। ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले से याद है फ्रॉम मोल कंसेप्ट चैप्टर। नाउ इफ यू लुक एट इट, तो ये 80 अपॉन 3 by 2 या फिर 80 डिवाइड बाय 1.5 हो गया, तो विच कम्स आउट टू बी 53.33। नाउ बीच में जब इक्विलिब्रियम रहेगा, तो now I can safely say that this molecular weight has to be between 53.33 and 80. ये इन्हीं के बीच में रहेगा, इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में। अब इस क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, द वैल्यू दैट हैज बीन गिवन, that is something which is out of this range, which makes this particular option incorrect. ये एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ, आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। You could have written that formula of capital D by D in terms of alpha, and then alpha का range can be 0 say 1, and based on that you can again determine what would be the range of molecular weight. हाँ, सही कहा यश आपने। चलो, मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया है। अब आप मुझे इन तीनों का रेंज बता सकते हो क्या होगा? डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर दैट कैन बी देयर एट इक्विलिब्रियम? जैसे मैंने ये एनालिसिस करा वैसे आप मुझे फिगर आउट करके बताओगे? आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स, गिव मी द रेंज फॉर ऑप्शन बी, सी एंड डी। डी बाई डी मेथड में थोड़ा दिमाग लगेगा रुद्र, उसमें डी बाई डी में एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल डी है वो आपको पता होना चाहिए। दैट थ्योरेटिकल डी वुड बी ऑफ SO3 या NH3, लाइक डी बाई डी वाला भी चलो मैं बता देता हूँ। ये वाला जो मेथड था, ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी वुड बी 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, राइट, और यू कैन से 1 प्लस अल्फा बाई 2, राइट। ये n का वैल्यू हो जाएगा, बेसिकली इन दोनों का कोफिशिएंट ऐड अप कर दिया, ठीक है। 1 प्लस अल्फा नहीं, 1 प्लस अल्फा बाई 2 ये आएगा ना, ये कोफिशिएंट्स ऐड अप करके,
इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका कोफिशिएंट 1 है ना. अब this used to be the experimental and this used to be theoretical. नहीं उल्टा था, सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ. कौन सा वाला एक्सपेरिमेंटल था, इसलिए मुझे फॉर्मूलाज याद करने में बहुत जोर आता है. ऊपर वाला वाज आई थिंक वाज theoretical, this was theoretical and this was experimental. तो जो theoretical रहेगा, ठीक है, you can say that ये 80 रहेगा molecular weight and molecular weight experimental will be 1 plus alpha by 2. So this implied molecular weight experimental is equal to 80 upon 1 plus alpha by 2. ठीक है, तो अब because alpha is going to be from 0 to 1, ठीक है, यहाँ पर you can say since alpha is between 0 and 1 implies जो ये molecular weight रहेगा that will be between 80 and 80 upon 3/2. ठीक है, and that is what this range is. तो ये दूसरे तरीके से आप फॉर्मूला वाले तरीके से ध्यान में रख सकते हो. ऑल राइट, सो नहीं यश, तुमने गड़बड़ कर दी. यहाँ पर NH3 रहेगा तो ये वेरी करेगा 2 से 2 NH3 गिविंग 3 N2 plus H2, तो मोल्स डबल हो जाएंगे ना, तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा. तो 17/2 से 17 के बीच में वेरी करेगा. 2 NH3 गिविंग N2 plus 3H2, 2 मोल से 4 मोल जा रहे हैं ना, तो मोल्स डबल हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा. मास तो वही रहेगा ना. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस PCl5 वाला, तो इसमें नोटिस करना PCl5 वाले का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा. फॉस्फोरस इज 31 एंड ये 208.5 रहेगा. 208.5 एंड अच्छा नहीं 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 नहीं, एक मिनट मैंने 70/2 नहीं, एक मिनट, हवा में करने में NH3 is going to give you N2 plus 3/2 H2 1/2, तो 1 0 0 0 half 3/2. नहीं, आप वेरिएबल भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है. यहाँ पे कोई हार्ड डेटा नहीं है तो इसलिए मैंने 1 वैल्यू मान लिया. इट मेड कैलकुलेशंस इजियर फॉर मी. तो ये यहाँ पर 1 से हाँ 17/2 ही रहेगा. ठीक है, करेक्ट. एंड हाँ, आप कैसे भी लिख सकते हो रिएक्शन, फर्क नहीं पड़ेगा. इसका रेंज आएगा 208.5 अपॉन 2 से लेकर 208.5 एंड जो लास्ट वाला है, ठीक है, इसका रेंज रहेगा 92 से 46 से 92. तो इसमें BCD पॉसिबल हो सकते हैं. ठीक है, नहीं सॉरी,
ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी हो सकता है, एंड डी भी नहीं हो सकता. सी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप देखो ना, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2, राइट. तो 1 मोल से 2 मोल आ रहे हैं ना ये. तो इनिशियली 1 मोल था, और अगर पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो 2 मोल हो जाएंगे, राइट. यानी कि मोल्स डबल हो जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हाफ हो जाएगा. ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर पा रहा हूँ, आपके लिए स्लोली कर देता हूँ. PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2. ठीक है, स्टार्ट, इक्विलिब्रियम एंड एंड 1 0 0, 1 माइनस एक्स, एक्स एन एक्स, 1 एंड 1. तो अब यहाँ पर आपको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 208.5. और अगर आपको यहाँ एंड में निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1 इंटू PCl3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 31 प्लस 35.5 इंटू 3, 137.5 plus 1 into 71 upon 1 plus 1, which comes out to be 104.5, 0.25 in fact. ठीक है, faster way of doing this was just thinking about the fact that moles are going to double. मास तो वही रहने वाला है, तो वैसे आप फास्टर तरीके से कर सकते हो. ठीक है, देखो, directly don't try to jump to the faster methods. This is one thing which I have again observed, that स्टूडेंट्स को कैसा होता है, दिमाग में फटाफट कोई ट्रिक मिल गई, लाइक फटाफट वो ट्रिक को अब्सॉर्ब करना शुरू करता है. हाँ हाँ, हमको तो फॉर्मूला ही सीखना है, हमें तो फॉर्मूला से ही काम चलाना है, शॉर्टकट का तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. आप लोग वो शॉर्टकट अप्रिशिएट ही तब कर पाओगे जब आप फंडामेंटल से जा रहे हो, कॉन्सेप्चुअली आपने मेहनत करी, एंड देन दैट शॉर्टकम केम टू यू, या यू रियलाइज दैट शॉर्टकट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट इट एंड रिमेंबर इट इन फ्यूचर. Otherwise it will just become like a formula, एक another formula, और वो फॉर्मूला इतना जल्दी भूलोगे दैट एग्जाम टाइम तक याद ही नहीं रहने का. ठीक है, तो थोड़ा अप्रोच अपना चेंज करो. इफ यू आर हेविली रिलाइंग ऑन फॉर्मूलाज, दैट्स नॉट गुड. दैट्स व्हाई आई हैव बीन अ कांस्टेंट proponent of making an approach while solving questions. Okay, I hope ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया है सबको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में कैसा रहेगा, फॉर अ रिएक्शन SnO2 दिस. ठीक है, इसमें ध्यान से नोटिस करना, फिजिकल स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड है. द इक्विलिब्रियम, अच्छा, और मेरे को क्यों फटाफट स्ट्राइक हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे एंड मैंने कई बार गलती कर दी कि फिजिकल स्टेट का ध्यान नहीं दिया. इनफैक्ट ये भी सॉलिड है. ठीक है, तो इनका एक्टिविटी नहीं लेना है. तो मेरी आदत बन गई है, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसको हाईलाइट कर लेता हूँ कि भैया बाद में दिक्कत नहीं हो. नाउ, अब इसमें द इक्विलिब्रियम स्टीम हाइड्रोजन मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 40% बाय H2 बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो अब आप बाय वॉल्यूम बोल लो या फिर बाय मोल्स बोल लो, एक ही चीज रहेगा. केपी निकालने को बोला जा रहा है, राइट. तो केपी इज व्हाट, इट विल बी kx इनटू, इनफैक्ट चलो kx वाला यहाँ पे काम नहीं करते, यहाँ पे सीधे सीधे पार्शियल प्रेशर का लिख लेते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 1 into partial pressure of H2 का square. So partial pressure of H2O upon partial pressure of H2 raised to the power of 2. So moles of H2O upon moles of H2 raised to the power of 2. Right? तो अगर
जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर तो किसका होगा, मिक्सचर तो होमोजीनियस होगा, यहाँ पे गैसेस का ही होगा, राइट। उसमें अगर 40% H2 है तो मतलब 60% H2O रहेगा, राइट। तो 1.5 का स्क्वायर, ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ डिड आई टेक द अमाउंट गिवन बाय वॉल्यूम एज बाय मोल्स, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इफ यू रिमेम्बर, आप लोग यूडियोमेट्री के टाइम भी ये चीज नोटिस किए थे। जब हम लोग यूडियोमेट्री में डिस्कशन कर रहे थे तब भी मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी रिएक्शन का इस तरीके से लिखते हैं 2NH3 is giving N2 plus 3H2, I can write it in terms of moles or volume or partial pressure assuming certain other factors to be constant. तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि इसका 2 लीटर, इसका 1 लीटर और इसका 3 लीटर देता है at a given temperature pressure condition. उस तरीके से यहाँ पर I was able to say that this composition by volume was actually by moles only. ठीक है। Then 7th question. 7th question was something, ये भी आप लोगों से हो जाना चाहिए था। Ammonium carbamate decomposes as NH2COO NH4 solid, 2NH3 gas plus CO2. For the reaction, Kp is equal to 2.9, 1 mole of the compound. Total pressure at equilibrium would be, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NH2COO NH4 solid, it dissociates into 2NH3 gas plus CO2 gas, right? Do remember the fact that this is solid, ठीक है। इसका 1 मोल है स्टार्ट पर, इक्विलिब्रियम पर ये 1 माइनस लेट्स से x, ये 2x एंड x हो जाएगा, ठीक है। अब Kp दिया हुआ है एंड मैं यहाँ पर रादर देन फिर मोल एनालिसिस, लेट मी डू पार्शियल प्रेशर एनालिसिस, ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे ये चॉइस करा, ये जजमेंट मेरा कैसा आया, बाय लुकिंग एट द डेटा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, आई विल से समथिंग लाइक दिस, दैट ये तो सॉलिड है, आई डोंट केयर, ये सॉलिड में से कुछ कमी होकर सॉलिड डैश हो जाएगा, आई अगेन डोंट केयर। इसके 2p पार्शियल प्रेशर आएगा तो इसका p पार्शियल प्रेशर आएगा, राइट। तो Kp will be equal to 2p का स्क्वायर into p, तो यहाँ से I'll get p and as a consequence जो p total है, total pressure at equilibrium, that will be 2p plus p, that is 3p, and that is what my answer would be, right. So this choice of doing the analysis in partial pressure rather than moles was something that comes with practice only. मैंने मोल्स लिया, आपके सामने मोल्स लिया, but within a matter of 5 seconds I realized that इसके बाद मुझे Kp, Kx और P टोटल लगेगा, बट P टोटल तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए फिर इनफैक्ट P टोटल मुझे निकालना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। हाँ, अलग तरीके से भी कर सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है, आप अलग तरीके से भी करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट बिल्कुल आ जाएगा। मैं चाहूं तो ये मोल्स के तरीके से भी करके दिखा सकता हूं आपको। That's not really a problem. I can very well do the question in terms of moles also, but it will be unnecessary. This is much faster.
चलो मोल्स वाला देख लो, तुम्हारी इच्छा है। ओके, so rather than partial pressure, let's say I do mole analysis। ठीक है, मोल एनालिसिस में यहाँ पर नोटिस करना, ये 1 मोल था, 0 0 है, 1 माइनस एक्स, 2x एंड x। ठीक है, अगेन डू नोटिस दैट दिस इज सॉलिड। kp is equal to kx into p total raised to the power of delta ng। ठीक है, अब यहाँ पर kp का वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 दिया हुआ है। kx कितना हो जाएगा? ठीक है, kx यहाँ पे आप नोटिस करो, kx जो रहेगा वो सिर्फ गैशियस स्पीशीज के लिए डिफाइन होगा यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं होगा ना, सॉलिड की एक्टिविटी कौन रहेगी? तो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 कितना दिख रहा है? 2x अपॉन 3x एंड CO2 का x अपॉन 3x। तो यहां से आपकी टोटल निकाल लो। ठीक है, हाँ सॉलिड का थोड़ा ना आप एक्सप्रेशन में लेते हो, के एक्सप्रेशन में सॉलिड नहीं आता ना, दैट इज जस्ट टेकन एज 1। समझ में आया गौरव? ये x और x कट जाएगा ना, सिर्फ pt बचेगा। ओके, देन eighth question is also a good question। ठीक है, 8th में भी इसी तरीके से आपको सोचना रहता है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर 2 केसेस रहते हैं। ठीक है, सो देयर इज केस 1। ठीक है, कैसे समझ में आया केस? मतलब आप लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन रीड करना शुरू करो। NH4HS dissociates in vessel at temperature T in presence of 0.5 NH3, 0.5 atm NH3। At equilibrium, the pressure due to H2S is this much atm. In vessel 2, right? So that is case 2. Vessel 1 would have been case 1. In vessel 2, V2 initially evacuated, solid dissociates at the same temperature and the total pressure is P0। and अब आपको ये सब करने के लिए बोला जा रहा है। So there is case 1, there is case 2, there is vessel V1 and there is vessel V2। vessel V1 में क्या है? Initially you have NH3 at 0.5 atm। ठीक है, vessel 2 is initially evacuated, there is nothing inside। now दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं और दोनों में ये NH4HS सॉलिड डाल दिया जाएगा। तो NH4HS सॉलिड dissociates to give you NH3 gas plus H2S gas, right? दोनों का सेम टेम्परेचर है तो दोनों का सेम Kp रहेगा, right? There will be nothing different about the Kp, right? यहाँ पर ये सॉलिड 0.50, right? That is what the start will be। ये सॉलिड से कुछ सॉलिड डैश होगा, आई डोंट केयर सॉलिड डैश के बारे में। ठीक है, 0.5 प्लस पी और ये पी हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। यहाँ पर ये सॉलिड था 0 0, ये सॉलिड से कुछ सॉलिड डैश होगा, अगेन डजंट मैटर। ये कुछ इसको एक अलग वेरिएबल दे देता है। ठीक है, इनको पी दे दिया। यहाँ पर द टोटल प्रेशर एट P0 और ये सब दिया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पर इसको
इनफैक्ट लेट मी पुट अनदर वेरिएबल, इसको x और इसको y एंड y कर देते हैं। ठीक है, ये सब मैंने पार्शियल प्रेशर एनालिसिस करा है। ठीक है, क्यों करें? बिकॉज ये ज्यादा आसान पड़ता। कैसे पता? विद एक्सपीरियंस। क्या अब मैं मोल एनालिसिस करूंगा आपके लिए? बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि कोई आगे होके मुझसे बोले कि सर मोल में भी करके दिखा दो प्लीज, पहले ही मना कर देता हूँ, मोल में नहीं करूंगा। नाउ अब डेटा देखते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ है। At equilibrium, the pressure due to H2S is 1.5 atm. इस वाले में बोला गया है, यानी कि x is equal to 1.5 atm। ये इसमें बता दिया। क्या बोला जा रहा है? Pressure at the equilibrium, ठीक है, इसके बारे में क्या बोला जा रहा है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज in vessel V2 is P naught and the weight ratio is गामा, और P naught और गामा निकालना है। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे एक्चुअली y प्लस वाई इज इक्वल टू P naught, ये मुझे निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या x आने के बाद मैं y निकाल सकता हूँ? दोनों में kp तो बराबर होगा ना, तो 0.5 प्लस x इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू y इंटू वाई, राइट? तो 2 into 1.5 should be equal to y square, that means is equal to y is equal to root 3 atm, implies P naught is equal to 2 root 3 atm। तो 2 root 3 atm, A एंड C ऑप्शन में से एक होगा। अब गामा निकाल लो। गामा क्या बोला जा रहा है? ठीक है, गामा एक्चुअली केस 2 के लिए बोला जा रहा है। गामा इज द वेट रेशियो ऑफ NH3 अपॉन H2S। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट ऑफ NH3 अपॉन वेट ऑफ H2S, राइट? वेट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ NH3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मोल्स ऑफ H2S इंटू 34, right? And moles will be in the same ratio as their partial pressure of NH3 upon partial pressure of H2S, right? ये 1/2 हो गया। एंड पार्शियल प्रेशर क्या है इन दोनों का? y एंड y तो सेम ही है, y अपॉन y, तो ये 1/2 आ गया। दैट्स इट। तो कौन सा ऑप्शन मेरा आंसर होगा? कोई सा भी नहीं। ओह, कुछ गड़बड़ कर दिया। देखो क्या गड़बड़ कर दिया। The weight ratio of NH3 and H2S in vessel 1, my bad, not vessel 1। मैंने वेसल 2 में कैलकुलेट कर लिया। इधर लेके आ जाओ इसको, ये वेसल 1 में रहेगा। एंड इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो वाज हाउ मच? 0.5 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 0.5 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो यानी कि ये 2 अपॉन 1.5 इंटू 1/2, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? जिसको भी डाउट था कैसे करना है? See, it was a difficult question, there is no denying that। ये एक दिमाग लगाने वाला पॉइंट था, दैट दोनों सिचुएशन में के तो सेम ही रहेगा ना, बाकी चीजें फिर फिगर आउट होती है, राइट? ये इतना जो स्टार्टिंग पार्ट है, दिस इज द अप्रोच दैट आई हैव बीन टीचिंग यू। इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट फॉलो करने का, ठीक है, रिएक्शन लिखने का फॉर्मेट फॉलो करने का, फिर उसके बाद एनालिसिस करने का। अभी एनालिसिस पार्शियल प्रेशर में करो, मोल में करो, वेरिएबल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन creating equations to solve them, right? तो ये एक इक्वेशन तो क्वेश्चन डेटा से आ गया और एक केपी को यूज करके आ गया। तो ये पूरा अप्रोच है जो कि हम कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस में फॉलो करते जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स डिफिकल्टी लेवल वाज इंक्रीज्ड बाय introducing these two cases, and like the words were also not very
easy to grasp for all the students. ठीक है, all right. Then आप लोगों ने 14th क्वेश्चन भी पूछा है. 14th क्वेश्चन इज एक्चुअली अ ट्रिक क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन कैसा ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें आप नोटिस करोगे तो टाइम टी नॉट पर, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O इज 9/22. नहीं सॉरी, इनफैक्ट माय बैड, ये 3 टी नॉट पर, टाइम टी नॉट पर बोला जा रहा है. दिस कैन बी रिटन एज mass of CO2 divided by 44 upon mass of H2O divided by 18, एंड मास इनका सेम दिया हुआ है, इक्वल मास दिया हुआ है, तो ये मास कैंसिल आउट हो गया, तो ये 18/44 और यू कैन से 9/22. एंड T इक्वल टू 3 T नॉट पर भी ये रेशियो सेम ही आ रहा है. So this is the same ratio. As a consequence, because of the same ratio, what is it that we can conclude? That T naught पर ही इक्विलिब्रियम आ गया था. ठीक है, था कैसे लिखेंगे, आ गया था, था, ये था ही होता है ना. आई थिंक य और थ में ये सर्कल का अंतर होता है. हाँ, आई थिंक ये सही लिखा है मैंने. गुड, चलो समझ में आ गया. तो अब आप इससे केसी वगैरह सब बता सकते हो, क्योंकि इक्वल मास था तो इक्वल मास पर अब सबका मास बराबर करके इनके मोल्स का रेशियो वॉल्यूम कट ही जाएगा. आप केसी निकाल सकते हो, मोल रेशियो, मोल फ्रैक्शन एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट, सब बता सकते हो. ठीक है, और शुड आई सॉल्व 1 by 1 ईच ऑप्शन? आई थिंक अब आप कर लोगे, मैनेज हो जाएगा आपसे. ठीक है, ऑल राइट. देन अब मुझे इसमें बता दो, ट्रू और फॉल्स वाला, ये तो आई थिंक हो गया होगा, ये तो डुएबल है. एडवांस्ड में 1 और 2 फिल इन द ब्लैंक्स वाले, हाँ ये भी हो गए होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं होगा. मेंस में बता दो, चलो गेट इक्विप टू मेंस में फटाफट बता दो. जो गिवन क्वेश्चंस थे उनमें किसी में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, 9, 8, 11, 35 और हाँ, मतलब एक्चुअली फिल इन द ब्लैंक्स यूज्ड टू बी आस्क्ड व्हेन पेपर यूज्ड टू बी सब्जेक्टिव. अब पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो फिर ये सब नहीं पूछते हैं. ओके देन, अच्छा 1 का डी ऑप्शन भी पूछा है. 1 का डी ऑप्शन 12, 17, 19, 5, 10, 22, 32, अरे
लोग तो शुरू ही हो गए। 25 बहुत सारे पूछ लिया तुमने। चलो ठीक है, कर देते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। डेट इक्वल टू मीन्स में 2 is all about the units। ठीक है, सो यहाँ पर the thing is, आप नोटिस करना kp is equal to kc rt raised to the power of delta ng। ये मैं यूज करूंगा kp kc के लिए। ठीक है, अब द थिंग इज दैट r का वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन मुझे पता है। इसके अलावा एक ऐसा यूनिट्स का वैल्यू पता है या फिर कैलोरी वाला पता है, बट क्या आपको r का वैल्यू इन mmHg लीटर पर मोल केल्विन पता है क्या? नहीं पता ना, निकाल सकते हो बट ठीक है, पता तो नहीं है। तो इससे आपको ये ध्यान में रहना चाहिए दैट ये atm इश यूनिट्स में होना चाहिए। ठीक है, और kc जो है वो मोल पर लीटर इश यूनिट्स में होना चाहिए। Why am I putting ish? Because I don't know the power। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड कीप इन माइंड। तो यहाँ पर ये जो kp है दैट शुड बी 0.1 अपॉन 760, ये आपका kp होना चाहिए। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ पर तो एक्चुअली यूनिट भी पता ही है, इसमें तो एक्चुअली ये रिएक्शन दिया हुआ है। तो गैस सॉलिड तो ठीक है, ये atm और ये मोल पर लीटर में रहेगा। तो ये 0.1 by 760 atm रहेगा एंड kc विल बी नाउ एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, तो इट विल बी kp 0.1 upon 760 divided by RT 0.0821 into temperature 300 Kelvin raised to the power of delta Ng which is 1। ये मोलार की यूनिट में होगी, यानी इससे आप सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा, which I think is C option। ठीक है, so that is the catch in this question। ठीक है, वो यूनिट्स जान करके इसलिए नहीं दिए बिकॉज ये आपस में दो वैल्यूज तभी मैच करेंगी इफ यू टेक देम इन दीज यूनिट्स एटीएम एंड मोलार। अगर आप कुछ और लोगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है 9, 8, 11। थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं हम। ठीक है, 9th में is most stable at 297। तो आपको इन टेम्परेचर्स का के दिया हुआ है। ठीक है, नाउ एक्चुअली ये तो थोड़ा वापस से डिफिकल्ट हो गया यार। बेसिकली आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। जैसे ये ए ऑप्शन है N2O5 गिविंग 2N2 प्लस 5O2 100 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा 5 अल्फा। तो 5 अल्फा की पावर 5
अपॉन और इंटू 2 अल्फा की पावर 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 34. एंड इसमें आई एम टेकिंग द अप्रोक्सीमेशन बिकॉज k बहुत बड़ा है ना, अल्फा इज मच मच लेस देन 1. तो दिस मीन्स 5 अल्फा की पावर 5 एंड 2 अल्फा की पावर 2 इज इक्वल टू 10 की पावर 34. और इससे आप अल्फा निकालोगे. ठीक है, नहीं इसमें डोंट जस्ट कंपेयर बाय के. ठीक है, ये एक आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस रहेगा. ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ. जस्ट सेइंग that if k is smaller then alpha has to be smaller isn't always correct. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना ना, ये पावर्स समझ में आ रही है, कोफिशिएंट्स जो हैं these are playing a big role in actually determining what the alpha would be. ठीक है, तो you will have to go option by option and comment on alpha. ठीक है, and then say more alpha implies less stable reactant. ठीक है, और you can say less alpha मतलब more stable reactant. reactant ज्यादा प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहा है. and then comment amongst these options. समझ में आया रुद्र? हो सकता है कोइंसिडेंटली डी ऑप्शन शायद मैच कर जाए एज एन आंसर, बट आई डोंट थिंक सो. मुझे लगता है कि इसमें पावर्स का ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, मैं एक एक ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग कर सकते हो. मैंने आपको एक ऑप्शन करके बता दिया है, आप बाकी ऑप्शन भी ऐसे फिगर आउट कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. देन आप लोगों ने 8th क्वेश्चन भी पूछा था. ये तो 9th था. 8th क्वेश्चन इज ऑन दैट लाइन जो अभी अपन ने डिस्कस किया ना. तो इसको आप फास्टर तरीके से कैसे कह सकते हो? मास इज कंजर्व्ड if moles increase implies molecular weight or vapor density will decrease. If moles decrease, then molecular weight or vapor density of the mixture would increase. If moles remain the same, implies molecular weight is same or constant. तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी स्मॉलर मतलब वेपर डेंसिटी घट रही है कब, किस केस में? जहाँ पे मोल्स बढ़ रहे होंगे. किस केस में बढ़ रहे हैं मोल्स? पहले और दूसरे केस में. ठीक है, तीसरे केस में तो यहाँ पे मोल्स कम हो रहे हैं ना, 2 CH3OH मिलकर एक डायमर बना रहे हैं. राइट, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. ये फास्टर तरीके से सोच लिया मैंने. और यू कुड हैव यूज्ड द फॉर्मूला व्हिच वी हैव लर्न्ड, dy वाला, एंड उससे भी कमेंट कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. सो 298 11th देखते हैं. 11th में अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा ना. 11th is something which would need the help of that approximation. Like formaldehyde polymerizes, so ये 6HCHO is giving C6H12O6, right?
अब 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस इज 6 into 10 raised to the power of 22, ठीक है। तो ये स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड इक्विलिब्रियम में बैकवर्ड जाएगा -x + 6x, तो ये 6x और ये 1 - x, तो k कितना हो जाएगा 1 - x अपॉन 6x की पावर 6 इज इक्वल टू 6 into 10 raised to the power of 22, राइट। ये कब पॉसिबल है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेशन दैट आई शुड यूज ओवर हियर? बताओ भैया, कौन बताएगा? गौरव, क्या अप्रोक्सीमेशन यूज कर? 6 डिग्री का पॉलिनोमियल तो सॉल्व नहीं करेंगे अपन, क्या अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे यहाँ पे? मेरा नाम मत खराब करना। हाँ करेक्ट शुभम। सोचो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में सोच लो, ये वैल्यू इतनी बड़ी है तो या तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा होगा या डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा। न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो सकता है क्या? तो डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब x should approach 0, right? Or you can say x is much less than 1, तो यहाँ पर आपने अप्रोक्सीमेशन लिख दिया 1/x को आप 1 लिख के छोड़ सकते हो, और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो 1/6x will be equal to 6 into 10 की पावर 22 raised to the power of 1/6, and that will be the concentration, 1 upon the concentration, or you can say the concentration is 6x, HCHO का concentration is 6x, which is 1/6 into 10 raised to the power of 22 raised to the power of 1/6, ठीक है। तो आप पावर्स ऑफ 10 को मैप करके आंसर करने की कोशिश करो। x कैन अप्रोच 1/6, x अगर 1/6 को अप्रोच कर रहा है तो ये नीचे 1 रहेगा और ऊपर 5/6 रहेगा, तो इस 5/6 इक्वल टू 6 into 10 की पावर 22। क्या खा के आया हो भाई? अभी तक होली का हैंगओवर नहीं उतरा तुम्हारा? ऑलराइट, तो ये 11th क्वेश्चन था। देन 35th क्वेश्चन पूछा है किसी ने। हाँ तो वैलिडेट करो ना, यहाँ से आप x का वैल्यू देखोगे निकालोगे तो वो क्या बहुत छोटा आ रहा है 1 के कंपैरिजन में? बिल्कुल आ रहा है, वैलिडेट तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। देन 35th क्वेश्चन, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है 35th, इसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा, डाउट्स बात के देख लेंगे फिर, विल नॉट स्पेंड मोर टाइम। ऑलराइट, सो 35th में ये सॉलिड है, सॉलिड को कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? ये केयरलेस मिस्टेक कर दी होगी। सॉलिड डजंट काउंट। देन यहां पर आप नोटिस करोगे प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, लेसर मोल्स की तरफ जाएगा, विच इज बैकवर्ड, H2O ज्यादा फॉर्म होगा, करेक्ट, डी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, 1 का डी क्या है, बट ये सब नहीं करूंगा मैं, आना चाहिए तुमको, ठीक है। ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं,
और डीपीपी है, ठीक है, इसके लिए अलग से टाइम निकालते हैं। लेट मी ऑल्सो टीच नाउ, इसके लिए अलग से अब करेंगे। अभी 4 बज गया है तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो पढ़ लेते हैं। ऑल राइट, नाउ करेंगे, रखेंगे, डाउट कर रखेंगे डिस्कशन। और अब ये वाला नोटिस करना that Kp of this reaction, हाँ राइट, ये वो क्वेश्चन था which और let me actually not use this question, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। मैं वो पिछली क्लास वाला क्वेश्चन उठा लेता हूँ। पिछली क्लास वाला क्वेश्चन कौन सा था? पिछली क्लास में था ना एक, ये लास्ट में छोड़ा था हमने, हाँ ये वाला MNN वाला, ठीक है, ये कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, क्या इसका आंसर रहेगा? ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व दैट। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। अब अगेन बहुत ध्यान से नोटिस करना, इसका अप्रोच कुछ ही स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन? अ वेसल एट इक्विलिब्रियम contains N2O4 gas and NO2 gas at these partial pressures, ठीक है, N2O4 is in equilibrium with NO2 gas, right, and initial equilibrium का डेटा दिया हुआ है that it is 4P0 and 2P0, ठीक है। अब आगे काम आ जाए, ठीक है, ऑल्दो डायरेक्टली पूछा नहीं है बट आगे काम आ सकता है, बट इतने से I should be able to decipher the value of Kp. Kp is partial pressure of NO2 का square upon partial pressure of N2O4, right? So it is 2P0 का square upon 4P0. That means the Kp value is equal to P0. Okay, अपना फॉर्मेट क्या था? इनिशियल इक्विलिब्रियम, डिस्टर्बेंस होगा, डिस्टर्बेंस से कुछ शिफ्ट होगा एंड उससे देन फाइनल और यू कैन से न्यू इक्विलिब्रियम अटेन होगा। What about the disturbance over here? What is the disturbance? Volume suddenly got halved. Implies क्या हो जाएगा? प्रेशर सडनली डबल हो जाएंगे। करेक्ट। तो यहां पर मेरे प्रेशर हो जाएंगे 8P0 एंड 4P0। अच्छा उल्टा है, माय बैड, वॉल्यूम डबल्ड। ओके ओके, वॉल्यूम डबल्ड, तो इसका मतलब प्रेशर विल बी इंस्टेंटेनियसली हाफ्ड। तो ये 2P0 और P0 हो जाएगा, राइट। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट कैच है। ऑलराइट, नाउ शिफ्ट होगा। शिफ्ट किधर होगा? प्रेशर अगर कम होता है तो शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोल्स होता है, राइट। ये अपन ने सीखा था एलसीपी से। और इफ यू आर गोइंग टू गो मैथमेटिकली देन आप डेल्टा एनजी यहाँ पे पॉजिटिव होगा और डेल्टा एनजी के हिसाब से कमेंट करोगे तो you will get the answer that the shift is going to be in the
बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये -2p, ये +p, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया ना, इसमें से कुछ 2p कम हो जाएगा और इधर p रिड्यूस हो जाएगा। ओ सॉरी, बैकवर्ड नहीं, मोर मोल्स किधर है? मोर मोल्स तो फॉरवर्ड है, माय बैड, दैट इज फॉरवर्ड, मोर मोल्स तो फॉरवर्ड है। तो ये -p और ये +2p। ठीक है, डबल चेक कर लेता हूँ मैथमेटिकली भी। डेल्टा एन जी पॉजिटिव, यानी कि Q का न्यूमरेटर बढ़ेगा, Q सॉरी Q के न्यूमरेटर में P रहेगा और P कम करे न्यूमरेटर घटेगा, Q लेस देन के फॉरवर्ड, हाँ ठीक है, फॉरवर्ड होगा। तो फाइनल इक्विलिब्रियम विल बी 2p0 -p एंड p0 +2p, ये रहेगा। हाउ डू वी सॉल्व फॉर दिस स्मॉल p? So we'll solve for this small p using Kp, right? P0 plus 2p का square upon 2p0 minus p should be equal to Kp, which we had earlier calculated as P0. तो अब आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, ठीक है, गंदा सा क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक्चुअली ये कैसा बन रहा है? P0 square plus 4p square plus 4p0 p is equal to 2p0 square minus p0 p. So you will be writing 4 small p square plus 5 p0 times p minus p0 square is equal to 0. तो इससे स्मॉल p कितना आ जाएगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी कि 25 p0 स्क्वायर प्लस 16 p0 स्क्वायर अपॉन 2a 8। तो ये p आ जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। एंड इसमें आई थिंक 2p0, इसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट होगी ना, आई थिंक ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वाली, मतलब -5p0 प्लस ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपका ये स्मॉल p का वैल्यू रहेगा 25 प्लस 16 कितना होता है? 41, √41 -5 p0 अपॉन 8, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है। आपसे पूछा क्या है? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर? इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा? ये तो सबका सम हो जाएगा ना, 2p0 माइनस p प्लस p0, 2p0 माइनस p प्लस p0 प्लस 2p, so that is 3p0 प्लस p। तो 3p0 प्लस √41 माइनस 5/8 p0, एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, एंड दैट इज व्हाट योर आंसर विल बी, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? अब ठीक है, इतनी मैथ्स आगे आप करना। मुझे बताओ ना, कहाँ नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ अटक गए, ठीक है। फॉर्मेट में अटक गए, कैलकुलेशन में अटक गए, p0 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके क्या मिलेगा? मतलब अननोन तो आपका स्मॉल p था ना। दिस इज व्हाट द कैच इज यहाँ पे, दिस इज व्हाट द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन वाज, दैट डिस्टर्बेंस होने पर
ठीक है, इनिशियल डेटा तो ये एज इट इज गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज नथिंग टू डू विद अस एज सच। डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस क्या था, वॉल्यूम डबल हुआ, वॉल्यूम डबल होते इंस्टेंटेनियसली प्रेशर हाफ हो जाएंगे। ठीक है, किसी का गड़बड़ आंसर रहा होगा अगर वो ये वाला कॉलम भूल गए होंगे और वो डायरेक्टली क्या करा होगा, यहाँ पर 4p0 माइनस पी और 2p0 प्लस 2p कर दिया होगा। तो अगर वो डिस्टर्बेंस वाला रो भूल गए होंगे तो। ठीक है, अच्छा शिफ्ट वाला रो भूल गए, नहीं नहीं शिफ्ट वाला कैसे भूल सकते हो, मतलब फिर तुम्हारे अननोन ही क्या बचा, शिफ्ट वाला ही तो अननोन देता है ना, इसको सॉल्व करना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मेट पर फोकस करो अच्छे से, दैट गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट। इनिशियली क्या था, फिर डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से इंस्टेंटेनियसली ये पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया एंड देन एज अ कॉन्सिक्वेंस अब शिफ्ट होगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली अगर आपसे नहीं हुआ ये क्वेश्चन विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे खुद से, बिकॉज ये पहला ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना जिसमें लाइक डिस्टर्बेंस करा है प्रेशर का या वॉल्यूम का, तो आपके लिए लर्निंग रही दैट इंस्टेंटेनियस चेंज in the partial pressure happened because of the disturbance। लिखा है ना यहाँ क्वेश्चन में, नाउ वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो गया तो पार्शियल प्रेशर इनिशियली जो था उसका हाफ हो जाएगा। समझ में आया? हम्म, ऑल राइट। समय तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? अरे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डबल करने पर प्रेशर हाफ नहीं होता क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पुराने पाप बहुत सारे लग रहे हैं मुझे तुम्हारे हैं। नहीं नहीं, वो m एंड n आर डिजिट्स, m एंड n आर डिजिट्स, तो वो √41 में मतलब m का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 1 है, आई थिंक ऐसा होगा वो। इसको सॉल्व करो ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 24 एंड √41 माइनस 24 माइनस 5 कितना होता है, 19 माइनस 19 अपॉन, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, √41 प्लस 19 अपॉन 8, ऐसा कुछ होगा। अब अच्छा, ओ हो, टोटल प्रेशर नहीं पूछा, न्यू प्रेशर ड्यू टू NO2। ठीक है, जस्ट ड्यू टू NO2, ड्यू टू NO2 कितना है, P0 प्लस 2P।
ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जस्ट NO2 बोला है, तो दैट इज P0 + 2P। ठीक है, तो इसको अब आप करोगे तो ये आ रहा होगा उस फॉर्मेट में, P0 + 2P, तो P0 + √41 - 5/8 P0 × 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 4 और ये -1 आ जाएगा ना, तो √41 - 1/4 P0, तो इसका मतलब M4 एंड N1। अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, नहीं वो इसको ऐड करा ना P0 को, ये जो 2 है इसने इसको 4 बना दिया, फिर ये 4 LCM लिया, आ जाता है। नहीं मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, अभी वापस से कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्टर देखना। नेक्स्ट फैक्टर विल बी इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, राइट। व्हाट इज the effect on equilibrium if we add inert gas to our system at equilibrium? Now there are two parts to it. If we are adding inert gas at constant volume condition, or if we are adding inert gas at constant pressure condition. अगर हम constant volume condition में डाल रहे हैं तो the answer is that there is no effect. कैसे? आपको मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा। If you look at the expression of QC, right, it is equal to Kc at equilibrium, and it can be written as Qn into V की power minus delta Ng. अब constant volume condition में हम लोग V change नहीं कर रहे हैं, right, and Qn जो है वो भी हम लोग change नहीं कर रहे हैं because ये moles of reaction species था। अगर मैंने inert gas डाल भी दिया तो वो रिएक्शन की स्पीशीज को तो चेंज नहीं करेगा, उनके मोल्स को। तो ना तो Qn चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बोथ आर अनअफेक्टेड। As a result, QC is also unaffected, so QC doesn't change and the system remains at equilibrium only. So if I add inert gas to a vessel at constant volume, the equilibrium inside is unaffected, right? However, if I add the inert gas under constant pressure conditions, right, visualization तो आपको clear होगा, इसमें you will have a closed vessel but with a movable piston. तो what will happen upon addition of inert gas, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा क्योंकि मूवेबल पिस्टन है ना, प्रेशर अंदर बाहर का सेम रहना चाहिए। तो अगर मैं अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दूंगा, मोल्स बढ़ा दूंगा, तो इट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड दैट कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। हाउ इट कैन शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आप नोटिस करना, अगेन मैथमेटिकली QC इज इक्वल टू Qn इंटू V की पावर माइनस डेल्टा Ng। तो अगर डेल्टा Ng आपका पॉजिटिव है, मतलब V डिनोमिनेटर में है, एंड इनर्ट गैस डालने पर V बढ़ रहा है, यानी कि Q कम हो जाएगा, शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। वाइस वर्सा फॉर डेल्टा Ng लेस देन 0, एंड इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0, देन देयर इज नो इफेक्ट। ये समझ में आया आप लोगों को? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? हाँ, Qn वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो ना, लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में तो वॉल्यूम कांस्टेंट ही है,
तो ये वॉल्यूम तो चेंज नहीं कर रहा, एंड क्यू एन भी चेंज नहीं कर रहा बिकॉज मोल्स ऑफ रिएक्शन स्पीशीज लिखे जाते हैं ना इस एक्सप्रेशन में, तो मोल्स ऑफ रिएक्शन स्पीशीज तो चेंज कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो हमने, आप विजुअलाइज करो ना इसको, वेसल ऐसा रखा हुआ है ना, मान लो यहाँ पर विजुअलाइजेशन कैसा है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन है कि वॉल्यूम ये क्लोज रिजिड वेसल है, और यहाँ पर इट इज अ closed vessel but with a say movable piston, right? तो यहाँ पे मैंने इनर्ट गैस ऐड करा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है और क्यू एन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि क्यू सी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे नो इफेक्ट, बट राइट हैंड साइड पर इनर्ट गैस डालने पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो उसका यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस करा मैंने, राइट? जैसा लास्ट क्लास में करते आ रहे थे वैसे ही मैथमेटिकल एनालिसिस करा। क्यू एन क्यों नहीं, क्यों चेंज करेगा क्यू एन? क्यू एन में क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, आपने तो इनर्ट गैस डाला है ना, इनर्ट गैस ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, तो व्हाई विल क्यू एन चेंज? ठीक है, तुम्हें समझ में आया समर्थ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट? ओके, अब यश का भी डाउट देख लेते हैं। यश का डाउट है, एंड यश आपका डाउट जो है वो मैं इस पर्सपेक्टिव से लेता हूं दैट यश इज सेइंग कि ये तो सर आपने क्यूसी, हाँ वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ कोर्स, ये तो सर आपने क्यूसी के पर्सपेक्टिव से बताया, व्हाट अबाउट क्यूपी? विल we get the same answer if we look from the perspective of QP? हाँ, the answer is same. You will get the same answers even if you look from the perspective of QP. Although थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. It won't be as easy to look at as it was with QC. That's why मैंने QC लिखा है यहाँ पे. अब कैसा होगा QP? अगर आप लिख रहे होगे तो यहाँ पे नोटिस करना, आप QP लिखोगे तो QP हो जाएगा QX into P total raised to the power of delta Ng. तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में नोटिस करना यहां पर कैसा होगा कि प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि आप इनर्ट गैस डाल रहे हो, बट एट द सेम टाइम क्यूएक्स कम होगा और वाइस वर्सा। ठीक है, वाई? बिकॉज यहाँ क्यूएक्स के अंदर मोल फ्रैक्शन का टर्म आता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और इस टोटल मोल्स में इनर्ट गैस के मोल्स भी लिखने पड़ते हैं, तो it will be the total moles that will be influenced, which will influence the mole fraction, which will influence this QX term, but the influence will be compensated by what change in P total वाला term will happen. समझ में आया यश? कम ही स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है, तुमको आया है अच्छी बात है। ऑल राइट, पृथ्वीराज का क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो इफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? अरे राजा, तुम मतलब गैसियस स्टेट कैसे पास कर गए यार? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं मोल्स बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना सिस्टम में। गॉट इट क्या होता है?
अंडे टमाटर फेंक के मारता अभी मैं, अगर तुम क्लास में मेरे सामने होते तो। इसी तरीके से आप ये राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन वाला भी एनालाइज कर सकते हो फ्रॉम क्यूपी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो यहां पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस is something which is clear. If you are adding it under constant volume conditions, then there is no effect. If you are adding it under constant pressure conditions, then you will have to see how delta Ng is, and according to that give the answer. Okay, or if you don't want to go mathematically, you can use the LCP. Okay, चलो एक ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ट्राई करो। What will be the answer to this question? ऑलराइट, क्या आंसर आया आप लोगों का? सिंपल फॉर्मेट फॉलो करना है। रिएक्शन लिखा, स्टार्ट, शिफ्ट, इक्विलिब्रियम। ऑल्दो मोल फ्रैक्शन जब लिखना है वहां पर ये क्या जाएगा कि टोटल मोल्स में इनर्ट का भी काउंट करना है, तो वहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट देन यू विल compute the value of Kc, and I think it comes out to be 3√3 as in Kc into V, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस था। नेक्स्ट ऑब्जर्व करना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोगों ने
इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देख लिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम देख लिया, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस भी देख लिया. नाउ वी आर लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ pressure, sorry, temperature. And this one is a bit different because it changes the equilibrium constant itself. अभी तक कैसा था, Q इक्वल टू K होता था, Q में कोई चेंजेस नहीं होते थे, एंड सॉरी K में कोई चेंजेस नहीं होते थे, एंड Q इंक्रीज या डिक्रीज होता था, जिसकी वजह से देयर वाज अ शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, बट इस पर्टिकुलर पार्ट में अब आप नोटिस करोगे दैट K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इटसेल्फ कैन चेंज. कैसे चेंज करेगा वो अब मैं डिस्क्राइब करूंगा आपको. नहीं, ऊपर वाले क्वेश्चन में V नहीं निकालना था ना, Kc इंटू V की वैल्यू निकालनी है. यू डोंट हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ V. ऑलराइट, यहां पे अब नोटिस करना दैट हाउ द चेंज इन टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ K. ठीक है, तो लेट मी start by putting it in this way. पहले मैं आपको मैथमेटिकली ही समझाता हूं, that will be a better approach. How equilibrium constant depends on temperature. So you remember this was an equation जो मैंने आपको थर्मो चैप्टर में लिखवाया था. I had introduced the term delta G and delta G naught, what they meant and how they differed from each other. Right? Delta G was the change in Gibbs free energy of a reaction under constant pressure temperature condition. ठीक है, but जो species है they need not be under a particular condition, but delta G naught was the change in Gibbs free energy under standard conditions only. Now the two are related in the following way, that delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, where Q is the reaction quotient and it represents the activity of reaction species with respect to their standard state. Now ये जो equation है, that itself has got a derivation behind it. It comes from a bit more in-depth thermodynamics. However, as part of our syllabus, we are not required to go into that detail. So for us, we will think of this as a starting point. How delta G and delta G naught are related. Delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q. Right? And हर एक टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए. Now having said this, अब आप नोटिस करना इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी जीरो होगा. ठीक है, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी जीरो होता है एंड Q इज इक्वल टू K, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So I can substitute that in the above equation. 0 is equal to delta G naught plus RT ln K, and यहाँ से you get delta G naught is equal to minus RT ln K. We also know that G is equal to H minus TS, or you can say delta G naught is delta H naught minus T delta S naught. So if I substitute that relationship over here in the previous equation, delta H naught minus T delta S naught will be equal to minus RT ln K. थोड़ा सा rearrange करेंगे इसको, तो we'll get the expression that ln K is equal to minus delta H naught by R into 1 by T plus delta S naught by R. And this relationship
is the way in which K का dependence on temperature is to be studied. इसमें एक assumption जाएगा that delta H naught and delta S naught do not vary much with temperature. Although we have studied how delta H naught and delta S naught vary with temperature as part of studying Kirchhoff equation, but यहाँ पर for the sake of simplicity, we go ahead with the same assumption that I've written in front of you. Delta H naught and delta S naught aren't varying with temperature, and the temperature dependence of K on T can be then seen directly. So मान लो किसी T1 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, किसी T2 टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, right? So if I subtract the two, I get ln K2 by K1. ये डेल्टा S naught by R वाला पार्ट कट जाएगा. I'll get delta H naught by R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Or if I want to write it in the log ka terms, then log K2 by K1 is equal to delta H naught upon 2.303 R into 1 upon T1 minus 1 upon T2, where K2 is the equilibrium constant at temperature T2 and K1 is the equilibrium constant at temperature T1. ठीक है, ये मैंने ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया. Is this clear with everyone? How K is going to be changing with temperature? ये अब समझ में आ रहा है सबको? All right. ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है कि ये आप ध्यान में रख लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, डेरिवेशन डेफिनेटली आप एक बार जब नोट्स में लिखोगे तो आपको याद आएगा ही सही. इट इजंट अ डिफिकल्ट डेरिवेशन, इट्स अ सिंपल डेरिवेशन ओनली. बट आई वुड रेकमेंड यू रिमेंबरिंग दिस फॉर्मूला. बहुत जगह यूज होता है, इस चैप्टर में, इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, तो ध्यान में रखोगे तो बेटर है. ठीक है, दिस इज अ वर्थ रिमेंबरिंग फॉर्मूला. नाउ अब नोटिस करना, a lot depends on the sign of delta H naught. तो अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, that is delta H naught is greater than 0, then यहां पर आप नोटिस करोगे टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो उससे क्या हो जाएगा, ये 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी और डेल्टा H नॉट भी पॉजिटिव ही है क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला है. तो राइट हैंड साइड मेरा पॉजिटिव है, मतलब ln K2 by K1 is greater than 0. ln something greater than 0 कब होता है? When that something is greater than 1. So that means K2 is greater than K1. So what is it that I can conclude? That for an endothermic reaction, if temperature increases, equilibrium constant का value increases. Now by the same logic, in an opposite way, we can comment that if the reaction is exothermic, ठीक है, एंडो नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आया? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो डेल्टा H नॉट लेस देन 0 होगा और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव रहेगा. नेगेटिव इनटू पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो ln K2 by K1 विल बी लेस देन 0.
and as a consequence K2 by K1 will be less than 1. That means K would be decreasing. ठीक है, तो अगर मैं किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, इनिशियली Q और K बराबर थे बट K कम हो गया, तो Q becomes greater than K. That means equilibrium shifts backward. ठीक है, तो ये डिपेंडेंस ऑफ equilibrium constant on temperature, or you can say effect of temperature on equilibrium constant as well as equilibrium, दोनों आपको समझ में आएगा. एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूं. What are the key points to remember and understand over here? ये सब मैंने येलो में हाईलाइट करे हुए हैं यहाँ पे. To understand the effect of temperature, we get into the thermodynamics, where we say delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q as our starting point, and at equilibrium delta G is 0 and Q is equal to K. So we get the relationship that delta G naught is equal to minus RT ln K. Since delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S, and we do the substitution, we get that ln K is equal to minus delta H naught by R into 1 by T plus delta S naught by R. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एडिशनल डिटेल्स अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं ग्राफिकली. ठीक है, इफ आई आस्क यू टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन ln K versus 1 by T, what would that graph look like? ठीक है, this is y axis and this is x axis. कैसा दिखेगा ये ग्राफ ln K versus 1 by T? Will it be a straight line? Correct, it will be a straight line, right? So if delta H naught is greater than 0, that is एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव. ऐसा स्लोप होगा ना, राइट? तो यहां पर यू कैन सी दैट as you are going from T1 to T2, और इनफैक्ट शायद उल्टा लिखना पड़ेगा, राइट? आप अगर ये 1 by T है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, as temperature increases, तो you will be moving from right to left. 1 by T तो कम होगा ना. अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो K का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है. So as temperature increases, K का वैल्यू increases. This is true for endothermic reactions. ठीक है, and vice versa, right? If this would have been an exothermic case, then ये ग्राफ कैसा दिखेगा? थोड़ा सा और इधर प्लॉट कर देते हैं. If it was exothermic, delta H naught लेस देन 0 होता, तो ये ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता. ठीक है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता, वो डेल्टा एस नॉट पे डिपेंड करेगा कि डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, इट विल बी समथिंग विद अ पॉजिटिव स्लोप.
ठीक है, दिस विल बी द केस विद एक्सोथर्मिक, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यू कैन सी दैट के का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। एंड यही चीज मैंने आपको फिर न्यूमेरिकली भी बताई। न्यूमेरिकली हमने किसी T1 टेम्परेचर पे K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया, किसी T2 टेम्परेचर पे K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया, एंड उनके बीच का रिलेशनशिप निकाल लिया, ठीक है। आफ्टर गेटिंग द रिलेशनशिप वी देन डिड द एनालिसिस व्हाट विल बी हैपनिंग इफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का K या टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को? ऑल राइट, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाओ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आंसर करो। What will be the answer to these questions? All right. पहले वाले का क्या आंसर रहेगा? यहां पर आप नोटिस कर रहे हो, इन द फर्स्ट केस टेम्परेचर बढ़ाने पर के कम हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज एक्सो। एंड इन द सेकेंड वन टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज एंडो, राइट। So based on this, option B is the correct answer, ठीक है। सेकेंड वाले में कैसा रहेगा? सेकेंड वाले में log k वर्सेस 1/t है, ठीक है। ध्यान से देखना, log k है, नॉट ln k। So to give you a hint to help you, ठीक है, ln k वर्सेस 1/t में तो स्लोप डेल्टा h नॉट बाय r रहता था, ठीक है। बट यहां पर log k वर्सेस 1/t का ग्राफ है, तो द स्लोप विल बी माइनस डेल्टा h नॉट अपॉन 2.303 r। सो यहाँ पे स्लोप आपको अब -1 दिया हुआ है, एज इन +1 दिया हुआ है, तो डेल्टा h नॉट कम्स आउट टू बी -2.303 into r,
एंड देन यस, यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, सब ऑप्शन कैलोरीज में पूछे गए, तो आर का वैल्यू 2 इस्तेमाल करना है, एंड यस यू विल गेट द आंसर एज दिस बी ऑप्शन, -4.606 कैलोरीज। हाँ, करेक्ट तरुण, करेक्ट आयुष, करेक्ट समर्थ, करेक्ट यश, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया, ग्रेट। ऑल राइट, अब थोड़ी सी क्विक प्रैक्टिस करते हैं, which will be like a recap of these factors that we have studied. ठीक है, so let me remove the answers, just give me one moment. और फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। हाँ, all right, more than one choice, one or more than one choice could be the answers. पहला वाले में चलो अपन लोग साथ में वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पे व्हेन यू लुक्ड एट दिस गैस फेज रिएक्शन, सब गैशियस है, एंड C2H4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, implies we need the shift to be backward. तो if I increase temperature, ये exothermic reaction है, right? So exo and increase in temperature मतलब backward shift हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो, ठीक है, तो ए ऑप्शन आंसर रहेगा। डिक्रीज इन प्रेशर, राइट, इफ आई डिक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर कम होने पर इट शिफ्ट टुवर्ड्स मोर मोल्स, ठीक है, और यू कुड हैव गॉन मैथमेटिकली, ठीक है, तो मोर मोल्स मतलब यहां पर इट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ओनली। रिमूविंग H2, दैट मींस प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट कम कर देंगे, तो यस रिएक्टेंट कम करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ ही जाता है, ये तो काफी ऑब्वियस है, एंड प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो भी रिएक्शन बैकवर्ड आ जाता है। सी एंड डी आर फेयरली इजी टू ग्रास्प, ठीक है। अगर अब आपको इसमें आंसर नहीं आए हैं तो इट इज ऑब्वियस दैट आपका अभी रिविजन इजंट गोइंग ग्रेट, ठीक है, आपने अभी इस चैप्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, जस्ट एक हफ्ते बाद लेक्चर हुआ है, तो बीच में यू डिड नॉट इवन बॉदर टू read up the notes, revise and sit in the class, right? So that is one of the reasons why this is the way it is, ठीक है। रिविजन करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इट विल कम फेयरली नेचुरली टू यू। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, इसमें डोंट फॉरगेट द फैक्ट दैट NaNO3 इज सॉलिड, NaNO2 is also solid,
ठीक है, तो ये कैच हो गया, इसमें ट्रिक आ गई। तो यहां पर सॉलिड्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम आगे पीछे शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, अब यहां पर देखना, ये हीटिंग करी जा रही है, हीटिंग करी जा रही है, मतलब ये NaNO3 solid is being heated up to give you NaNO2 solid plus half O2 gas, राइट। तो यहां पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक में अब कैसे डीलिंग होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, यस दैट इज करेक्ट। व्हाट अबाउट प्रेशर? तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इट शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर मोल्स। ठीक है, लेसर मोल्स इज इन द बैकवर्ड, लेसर गैशियस मोल्स। ठीक है, P increases implies shifts towards lesser gaseous moles, right, which is in the reverse direction। तो इसमें C and D ये दोनों आंसर रहेंगे। हाँ, डेल्टा NG इसका कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हाफ। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट ऑब्जर्व करना, हाँ इसका क्या आंसर रहेगा? PCl5 giving PCl3 plus Cl2, the forward reaction is at constant temperature, this is favored by। ठीक है, फॉरवर्ड को फेवर करना है, तो एक एक करके ऑप्शंस समझना शुरू करेंगे। इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो नो इफेक्ट होता है। क्लोरीन अगर हम डालेंगे तो इट इज एडिंग प्रोडक्ट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, ये भी नहीं होगा। देन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, तो इनर्ट गैस डाला है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये अफेक्ट करेगा। इसका इफेक्ट डेल्टा NG पर डिपेंड करेगा, डेल्टा NG यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं QC का एक्सप्रेशन देख रहा हूं, ठीक है, तो QC का एक्सप्रेशन कैसा है? उसमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड इनर्ट गैस डालने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, यानी कि Q लेस देन K हो रहा है, यानी कि शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो यस, ये ऑप्शन आएगा। ये ट्रेन ऑफ थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। इट माइट साउंड अ बिट ट्रिकी बट it is something which comes very logically। Increase in volume of container, so that is the same thing that happened in C ना, so why do I need to again reanalyze? जो ऑप्शन C में था वही चीज यहाँ पे हो रही है ना, इंक्रीज इन वॉल्यूम। एंड PCl5 में ऐड कर रहा हूँ, रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूँ, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ग्रेट, सो आप लोगों में से सबने ही ऑलमोस्ट सही आंसर दिया। गुड, ठीक है, अब एक लास्ट फैक्टर देख रहे थे,
ठीक है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट. दिस इज द लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम. ऑल्दो इसकी डेप्थ जो है वो हम लोग एक दूसरे चैप्टर में स्टडी करेंगे, कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, हाउएवर यहाँ पे आप नोटिस करना, upon addition of a catalyst, the equilibrium isn't influenced. Now what do I mean by this? मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, it is proceeding in one direction and let's say 20% जाकर equilibrium attain करता है. अब अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूंगा तो वो 20% कम ज्यादा नहीं होगा. हाँ, टाइम टेकन टू अचीव दैट 20% विल गेट इन्फ्लुएंस्ड. हो सकता है कि पहले एक दिन लग रहा था 20% अचीव करने में, अब शायद कुछ सेकंड्स में हो जाए. ठीक है, तो इट ऑल्टर्स द टाइम टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे बस मैं लिखा रहा हूं, बट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रेट्स को ये बढ़ा देता है. ठीक है, चलो इनफैक्ट ये बाद में ही बताऊंगा मैं, जो डिटेल्स हैं हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द रेट्स ऑफ रिएक्शन, वो हम काइनेटिक्स चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट that catalyst does not alter any thermodynamic properties of the reaction. Reaction का delta H, delta S, delta G, delta U, equilibrium constant, extent of reaction, ये कुछ भी catalyst alter नहीं करता है. Catalyst only and only plays with the kinetics of the reaction. ठीक है, all right. तो इतना आप लोग ध्यान में रखो. ठीक है, फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चंस हैं. ये क्वेश्चंस तो खैर आप अब खुद से ही प्रैक्टिस करना, मैं एज अ होमवर्क में ऐड कर दूंगा. एंड ये आप ट्राई करना. वैसे तो अपना क्लास कल ही है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप कल के कल में होमवर्क कर लोगे, बट आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स एंड आई विल बी सॉल्विंग दोज रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस होमवर्क. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चंस हमारे बच गए थे फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन, तो वो मैं कल कंटिन्यू करके क्लोज करके फिर आपको कल की क्लास के बाद में नया होमवर्क दूंगा. ठीक है, एंड हाँ, बस एक लेक्चर और बचा है. आई थिंक कल ही we should be able to get done with chemical equilibrium. Next week we should be able to start with ionic equilibrium. ठीक है, चलो, ऑल राइट. हाँ, केमिकल छोटा ही चैप्टर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता. हो सकता है कि एक आध लेक्चर और लग जाए. हाँ, नहीं, एक लेक्चर शायद और लग जाएगा. मुझे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आपको पढ़ाना पड़ेगा. अभी तक एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी में और बढ़ाऊंगा जब अभी एक बार में एक ही इक्विलिब्रियम सॉल्व कर रहे हैं ना अपन. व्हाट इफ देयर आर 2-3 इक्विलिब्रियम टुगेदर इन अ सिस्टम, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे. तो ठीक है, 2 लेक्चर लग जाएंगे, एक कल का और एक फिर नेक्स्ट वीक में एक और. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.